It's okay students, good evening everybody. आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 मीन्स फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड, राइट? It means we are getting discuss on part third of the constitution means fundamental rights. मैं एक बात बार बार कहता हूं कि हमारे इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, राइट? अगर हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं तो स्टेट के पास भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सेम फंडामेंटल राइट्स में जो हमें फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने के लिए स्टेट ने दिया है, सेम आर्टिकल स्टेट को भी एम्पावर करता है कि वो नागरिक पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आर्टिकल 19 पढ़ाते समय, और आर्टिकल 19 में पढ़ाते समय हमने कहा था कि आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह के राइट्स हैं, मीन्स 6 तरह के राइट्स हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, मीन्स आर्टिकल 19 में हम वैचारिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और साथ ही हम एसोसिएशन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रोसेशन कर सकते हैं, मीन्स हम सभाएं कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। तो ये जो सारे अधिकार हमको मिले हैं, अगर हमें जुलूस निकालने का अधिकार मिला है तो उस जुलूस का ये मतलब नहीं है कि आप जुलूस निकालें लेकिन उपद्रव ना करें। आप सभा तो करें लेकिन राज्य विरोधी कोई सभा ना करें। ये रिस्ट्रिक्शंस पावर्स हैं किसके पास? स्टेट के पास। जाहिर सी बात है कि अगर हमें सभा करने की अनुमति दी है, राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की अनुमति थोड़ी है। हमें अपने राइट्स एंजॉय करने का अधिकार दिया है, लेकिन दूसरे के राइट्स को हम इन्फ्लुएंस थोड़ी कर सकते हैं, दूसरे के राइट्स को कर्टेल थोड़ी कर सकते हैं। अगर हम अपने राइट्स एंजॉय करते समय, अगर हमारे राइट्स एंजॉय करते समय दूसरे के राइट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, कर्टेल होते हैं, तो ऐसा कोई राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी नागरिक को नहीं दिया है। ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 बात करता है, एक तो 2 तरह के लॉ की बात करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्व निर्धारित कोई नियम, तो जो कि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दुनिया भर की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव फेथ और बिलीव इन प्रोस्पेक्टिव लॉ। उनका जो विश्वास है, जो उनका लॉ है, वो प्रोस्पेक्टिव है, न कि रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? यहां पर एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब क्या है और रेट्रोस्पेक्टिव्स का क्या मतलब है, और डबल जीओपार्डी का क्या मतलब है? जीओपार्डी, इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 20 ये कहता है, आर्टिकल 20 ये कहता है कि स्टेट को ये पावर है कि वो ऐसा कानून बनाए जो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, जो आने वाले समय पर सिंस द डेट ऑफ इनफोर्स लागू, मीन्स जस्ट सपोज आप और हम
सभी जो है इसी समाज में रहते हैं और इस देश के कानून को अभी पालन करते हैं। देश में कानून भी है, इज दैट क्लियर? और कानून है, और गलती से जानबूझ करके या अनजाने में, जानबूझ करके या अनजाने में आज की डेट में मुझसे कोई अपराध हो जाए, आज की डेट में मुझसे कोई अपराध हो जाए या आपसे कोई अपराध हो जाए, तो मुझे सजा किस तरह की मिलनी चाहिए? आज के कानून के आधार पर सजा मिलनी चाहिए या भविष्य में कोई कानून बनेगा उसके आधार पर सजा मिलनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, हमको जो सजा किस आधार पे मिलेगी? जो भी लॉ आज की डेट में एग्जिस्टेड है, चाहे वो आईपीसी में, सीआरपीसी में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन है आज की डेट पर, उस आधार पर हमको सजा मिलेगी। जस्ट सपोज आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं, किसी एग्जामिनेशंस को फाइट कर रहे हैं, आप कॉन्टेस्ट को फाइट कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता को, या उस किसी भी एग्जामिनेशंस को आप फाइट कर रहे हैं और आपको लगता है कि चीट करना ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी तो है, एक ऑफेंस तो है, एक अपराध तो है, ये तो तय है। मीन्स चीटिंग इन द सेंस कॉपी करना, नकल करना जिसको कहते हैं, या टीचर्स को या बोर्ड को या एक जो है जो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशंस को धोखा देना। चीट करने का क्या मतलब है? धोखा देना ही तो होता है। am I right और रॉन्ग? अब मान लीजिए कि आप एक बीए का एक स्टूडेंट, एक बीए का है और वो एग्जामिनेशंस अपनी परीक्षा दे रहा है और एग्जामिनेशंस का अपना पर्चा लिख रहा है, राइट? लेकिन वो चीट करते हुए पकड़ा जाता है, राइट? वो चीट करते हुए पकड़ा जाता है, मीन्स कॉपी करते हुए, नकल करते हुए पकड़ा जाता है। और उस स्कूल का ये लॉ है कि अगर कोई कॉपी करते हुए पकड़ा जाएगा, अगर कोई कॉपी करते हुए पकड़ा जाएगा, नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसका उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में वो नकल करते हुए पकड़ा गया है, जिस सब्जेक्ट में वो नकल करते हुए पकड़ा गया है, उस सब्जेक्ट की कॉपी, उस पेपर की पर्टिकुलर कॉपी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में कई बार पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दो तीन पेपर्स होते हैं, तो पर्टिकुलर जिस पेपर में वो कॉपी करते हुए, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, उसी पेपर की कॉपी चेक नहीं, ये रूल है। अब होता क्या है कि आपको जो है चीटिंग करते हुए किसी ने पकड़ लिया, और चीटिंग करते हुए पकड़ने के बाद आपको जो है एक जो स्कूल का प्रिंसिपल्स है या इन्विजिलेटर्स हेड है या कॉलेज का प्रबंधन है, उसके सामने आपको पेश किया जाता है और ये कहा जाता है कि सर ये लड़का भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, राइट? अब वो कॉलेज का जो हेड है या एग्जामिनेशन हेड है, वो एग्जामिनेशन हेड कहता है कि यार बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो है चीटिंग करने से बाज नहीं आते हैं, चीटिंग करने की हरकतें या इस एक्टिविटी से वो जो है पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनको लिए कोई एक हम स्ट्रिक्ट लॉ बनाएंगे जिससे स्टूडेंट के मन में डर क्या हो, स्टूडेंट के मन में चीटिंग करने से पहले डर। अब स्ट्रिक्ट लॉ बनाने के बाद के लिए उसने एक लॉ बनाया, उस इंस्टीट्यूशंस ने या एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने, कि भाई प्रॉपर वे में पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, मीन्स एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस मर्ज होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस उससे रिकॉग्नाइज होते हैं, कई गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और कई प्राइवेट कॉलेज भी उस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी है,
CCS चौधरी चरण सिंह, कानपुर में CSJM है, मिस चौधरी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज रिकॉग्नाइज हैं। सेम आपकी CCS मेरठ यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो CCS मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो है क्या है, रिकॉग्नाइज है वहां से। अब CCS यूनिवर्सिटी एक लॉ लेकर आती है और वो लॉ ये लेकर आती है कि अगर हमारे किसी भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका वो पूरा की पूरा सेमेस्टर बार कर दिया जाएगा। मींस उस सेमेस्टर की सारी कॉपीज क्या कर दी जाएंगी, रद्द कर दी जाएंगी। ये मान लिया जाएगा कि उसने अब तक जितनी भी परीक्षाएं या जितने भी पर्चे, जितना भी पेपर्स एग्जामिनेशन दिया है, अपीयर हुआ है, सब में उसने चीटिंग की है। राइट? ये क्यों हुआ ऐसा नियम, ऐसा कानून क्यों बना? क्योंकि काजल चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी या चर्चित चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। राइट? और इसके पहले लॉ क्या था? इसके पहले लॉ ये था, जिस दिन चीटिंग करते हुए काजल या चर्चित चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे उस दिन तक ये लॉ था कि जो है अगर कोई विद्यार्थी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका वो पेपर चेक नहीं होगा। यही तो लॉ था। तो ये होता क्या है कि अब कानून दूसरा बन गया। कब बना? जब चर्चित और काजल पकड़े गए तो क्या होना चाहिए? जिस दिन काजल और चर्चित पकड़े गए थे तब लॉ ये था कि जिस पेपर में पकड़े जाओगे वही केवल वही कॉपी चेक नहीं। राइट? लेकिन अब उसके बाद कानून ये बना दिया गया कि जो भी अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका पूरा सेमेस्टर ही बार कर दिया जाएगा। राइट? तो आपको पनिशमेंट किस तरह का मिलना चाहिए? पनिशमेंट कौन सा वाला मिलना चाहिए? आपके पकड़ने के बाद, पकड़े जाने के बाद ये कानून बन चुका है। तो आपको हम बता दें, आर्टिकल 20 ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस समय जिस तरह का अपराध करते हुए पकड़ा गया है और उस टाइम फ्रेम में जो भी लॉ था उस लॉ के अकॉर्डिंग कानून बनना चाहिए। राइट? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। इसको क्लियर करने के लिए हम आपको एक और केस पर डिस्कस करते हैं जो इनफैक्ट वास्तव में हुआ था। एक केस है 1947 का। क्या है? 1947 का। इज दैट क्लियर? और ये केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब जाहिर सी बात है, केदारनाथ इनका नाम है और वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल है, तो वेस्ट ऑफ बंगाल का मतलब क्या हुआ कि ये बंगाली ही होंगे केदारनाथ। am I right और रॉन्ग? और ना भी बंगाली होंगे तो बंगाल में इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया होगा। राइट? अब जो भी इन्होंने 1947 में अपराध किया था उसकी सजा, जस्ट सपोज इन्होंने ये कहा था, उस समय 1947 में एक लॉ था और इन्होंने मान लीजिए एक अपराध ऐसा किया कि इन्होंने उस समय जो अपराध किया था उसकी सजा थी 500 रुपए
500 रुपए फाइन, मीन्स 500 रुपए की पेनाल्टी, और 2 years इम्प्रिजनमेंट, मीन्स 2 वर्ष की सजा, या बोट। मान लीजिए जो अपराध इन्होंने दंडनीय अपराध किया था, वो दंडनीय अपराध में क्या प्रावधान था, क्या लॉ था कि इस अपराध के लिए इन्हें या तो 500 रुपए की सजा दे दी जाए, या 2 साल का इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, या फिर 500 रुपए की सजा के साथ साथ 2 साल की सजा भी दे दी जाए, मतलब दोनों ही हो गए। इज दैट क्लियर? अब केदारनाथ का जो है केस आता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कब, 1947 में, चूंकि जब आदमी अपराध करता है उसी समय से केस आ जाता है रिकॉर्ड में। क्लियर? अब जो है केदारनाथ जी का जब केस रिकॉर्ड में आता है तो हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंदी और बहुत नीदर रिजिड नॉट टू मच फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। कानून तो है, लचीला भी है, लेकिन इतना भी लचीला नहीं है कि आप उसको घुमा करके बिल्कुल 0 डिग्री के कोण पे ले आओ, राइट? और इतना सख्त भी नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी को भी पनिशमेंट कर दे। हमारे यहाँ ट्रायल चलता है, और तब तक ट्रायल चलता है जब तक ये क्लियर ना हो जाए हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अपराधी को तब तक अपराधी कहने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो अभियुक्त रहता है या आरोपी रहता है, अभियुक्त या आरोपी रहता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया है किसी ने, तो उसको आप बलात्कारी नहीं कह सकते। एक आम आदमी भले कह दे, लेकिन एक टेक्निकल और कोर्ट की लैंग्वेज में उसे बलात्कारी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस पर बलात्कार कोर्ट में सिद्ध ना हो जाए। इज दैट क्लियर? होता क्या है कि उसको हम, कोर्ट ये मानता है कि अभी तक अंडर ट्रायल है, ही इज अंडर ट्रायल, जब ये सिद्ध हो जाएगा तब उसे रेपिस्ट या बलात्कारी की श्रेणी में रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में उस समय मान लीजिए ये एक प्रोविजन था पनिशमेंट का कि या तो उसे इकोनॉमिकल फाइन के रूप में क्या दिया जाएगा, 500 रुपीज, या फिर 2 साल की सजा, या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। अब ये ट्रायल चलता है, डिसीजन आ जाता है, कब आता है, 1949 में। और जैसा कि हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चलते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, टाइम फ्रेम के अनुसार बदलते अनुसार, चूंकि परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक ये गुंजाइश रखी गई है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, संविधान निर्माता थे, उन्हें पता था, अच्छी तरीके से पता था उन्हें कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, जो आज हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, वो आज के टाइम फ्रेम में उपयुक्त है, लेकिन आने वाले टाइम फ्रेम में शायद ये उपयुक्त ना रहे। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 पार्ट 20 का ऑप्शन भी रखा कि पार्ट 20 में अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड द एंटायर और होल कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर उसे लगे कि यहां पर अमेंडिंग की नीड है, वहां पर वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, केदारनाथ के केस में 1949 में डिसीजन आता है, वर्डिक्ट आता है, तब तक जो है
वर्डिक्ट आते के समय एक अमेंडमेंट भी आ जाता है, 2 अमेंडमेंट आ जाते हैं, और उस अमेंडमेंट में प्रोविजन ये आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पर्टिकुलर अपराध करेगा तो उस पर 1,000 रुपए या 10,000 रुपए का जो है क्या होगा, फाइन लगेगा। मीन्स इकोनॉमिक पनिशमेंट होगा, राइट। आर्थिक दंड कितना होगा, 1,000 से लेकर के 10,000 तक हो सकता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड, जो ये सजा 2 साल में पूरी होती थी, अब अगर कोई ये अपराध करेगा तो 5 इयर्स का होगा, उसको 5 साल के लिए उसे जेल। अब ऐसा वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने, मीन्स वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है भाई, कोलकाता। कोलकाता ने ये कहा, या वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने कहा 1949 में कि आपको 10,000 रुपए की पेनाल्टी एज वेल 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की सजा दी जाती है। क्लियर? अब ये सजा तो हो गई भाई, कोर्ट में तो आदमी कुछ कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ के कोर्ट्स एक डिसीजन लिखते समय एक बात कहते हैं कि अगर आप मेरे इस या इस न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में सुनाई गई सजा को कहां पे चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो इस पर एक ग्रेट डिबेट हुई, एक बड़ी बहस हुई, और बड़ी बहस में यह डिसीजन निकल करके आया कि दुनिया भर के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएसए को ले लीजिए, चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन को ले लीजिए, चाहे आप जो है जर्मनी को ले लीजिए, या किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो सबके कानून जो है क्या है, प्रोस्पेक्टिव नेचर्स के हैं, प्रोस्पेक्टिव लॉ, ये उनका नेचर है, राइट। मतलब जो कानून आज आया है किसमें, इन फोर्स में, केम इनटू इन फोर्स, जो कानून आज लागू हुआ है तो वो आज से ही लागू होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि कानून तो आप आज बना रहे हैं, अपराध हुआ है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जो लॉ एग्जिस्ट करता होगा उसी लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि आज के लॉ के आधार पर पनिशमेंट होगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई हुई बहुत अच्छे तरीके से। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? डबल जियोपार्डी, एक ऑफेंस की एक ही सजा हो सकती है, मींस एक अपराध की बार बार सजा नहीं हो सकती है। अगर हमने कोई एक अपराध किया है और आज किया है, तो अगर मैं उस अपराध की सजा आज काट चुका हूं तो उस अपराध की सजा हमें दोबारा नहीं दी जा सकती है। इज दैट क्लियर? लेकिन अब हम यहां पर एक फिल्म का एग्जांपल देंगे। इट माइट बी पॉसिबल, शायद आप लोगों ने देखी हो, क्योंकि इस लॉ में इनफैक्ट आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। जब एक ही अपराध की एक ही सजा हो सकती है और उस अपराध की अगर मैं सजा काट चुका हूं तो उसी अपराध में मुझे दूसरी बार सजा कैसे दी जा सकती है? क्लियर? आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, अंधा कानून, हिंदी मूवी है, शायद आप में से किसी ने देखी है, और नहीं देखी है तो आज देख लेना। आर्टिकल 20 पढ़ रहा हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 आर्टिकल 20 में कि हमें एक अपराध की एक ही बार सजा दी जा सकती है। अब मान लीजिए कि इस अपराध की सजा क्या है, 10 साल, 20 साल, राइट।
और वो अपराध मान लीजिए किसी के मर्डर केस से रिलेटेड है, उसमें मर्डर केस में क्या होता है, आमतौर पर या तो फांसी हो जाती है या 20 साल की सजा हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मर्डर। ये मर्डर की प्रकृति पर निर्भर करता है, राइट। जैसे कि हमने कहा था कि हर मर्डर में फांसी नहीं होती है। मर्डर में फांसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक व्यक्ति को, से हमारी किसी से दुश्मनी चल रही है और उस व्यक्ति को हमने जो है तहस में आए और उसको एक गोली मार दी, वो आदमी मर गया, तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है पनिशमेंट के तौर पर हमें 20 साल की सजा दे सकती है। इज दैट क्लियर? लेकिन हमको हो सकता है फांसी न दे, क्योंकि हमसे जब रीजन पूछा जाएगा कि भाई क्यों था, क्यों मार दिया, हमने कहा हुजूर अगर मैं नहीं मारता इसको तो ये मुझे मार देता, और हर दूसरे आदमी की जिंदगी से अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी होती है। हमने इसको मारा इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये व्यक्ति मुझे मार देता, मुझे इसके जिंदा रहने से मेरे जीवन पर या मेरे परिवार पर खतरा था, और कोर्ट को वो वैलिड रीजन समझ में आता है तो मुझे जाहिर सी बात है फांसी नहीं देगा। मुझे चूंकि अपराध तो किया है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि कानून कभी भी ये नहीं कहता है कि जिस व्यक्ति से आपको खतरा है उस व्यक्ति को आप खत्म कर दो। कानून कहता है कि आप, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, जो एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था क्या है, जिस व्यक्ति से आपको खतरा है तो आप जो है पुलिस में FIR कराएं। पुलिस अगर नहीं सुनती है तो उसके पुलिस के उच्च अधिकारियों से, थाने के लेवल पर सुनवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारियों से कहें, उच्च अधिकारियों से पुलिस प्रशासन में बात नहीं बनती है तो जिला प्रशासन में बात रखें अपनी, मुख्यमंत्री या और अधिकारियों को या न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई ये अपराधी प्रवृत्ति का है और मुझे इससे या मुझे या मेरे परिवार को खतरा है। तो हमारे यहाँ एक प्रोविजन है, अपराध करने की सजा होती है, अपराध सोचने की सजा नहीं होती है, क्योंकि हम कह ही तो रहे हैं कि उस व्यक्ति से खतरा है। हो सकता है कि हमें खतरा ना हो, और सिर्फ जब तक अपराध हुआ नहीं है तब तक कानून भी क्या कर लेगा, उसको सजा तो नहीं दे सकता है, बट अगर हम चाहेंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर कहीं पर कानून को ये लग गया कि सामने वाला जिस व्यक्ति पर ये एलिगेशन लगा रहा है वो व्यक्ति हो सकता है इतना बड़ा आतंकी हो, इतना बड़ा अधिकारी हो दबंग हो कि ये मर्डर कर सकता है या करवा सकता है, तो उस पर जो है एक कोई टीम गठित कर दे कि भाई इनको, इन पे नजर रखो और इनको सुरक्षा प्रदान करो। क्लियर है? उसको सजा तो नहीं दी जा सकती जब तक अपराध नहीं किया है। तो आप देखिए, हमने जैसे कहा था कि हर मर्डर की सजा फांसी नहीं होती है। अब फिर भी हमने क्या किया कि उससे डर करके उस व्यक्ति को हमने एक गोली मार दी, ये हो गया क्या, मर्डर। और हमने कोर्ट में वैलिड रीजन प्रूव किया कि हमें इस व्यक्ति को हमें इसलिए मारना पड़ा, अगर ये जिंदा रहता तो इट माइट बी पॉसिबल मैं जिंदा नहीं रहता या मेरे परिवार में बड़ी हानि हो सकती थी, जनहानि हो सकती थी, राइट। तो चूंकि अपराध किया है तो इसमें हमें 20 साल की सजा हो सकती है, 10 साल की हो सकती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट, राइट। ये कोर्ट पर निर्भर करता है जिस कोर्ट में हमारा ट्रायल चल रहा है, राइट। एक व्यक्ति को हमने क्या किया कि उसको मारा, लेकिन कैसे मारा, एक गोली नहीं मारी, उसके पैर में गोली मारी, उसकी कमर में गोली मारी, उसके मतलब पूरे शरीर में छेद छेद कर दिए, छीछड़े उड़ा दिए, या हमने उसको किसी धारदार हथियार से काटा तो ऐसा काटा कि हाथ काट के अलग फेंक दिया, पैर काट के अलग फेंक दिए, गर्दन काट के अलग फेंक दी, तो इसमें 100% फांसी ही होनी है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ उसको खत्म करने का नहीं था, हमने तो मानवता की या अमानवता की, सॉरी मानवता नहीं कहेंगे इसको, अमानवता की या क्या कहते हैं, वैसीपन की हद कर दी। वैसीपन की क्या कर दी,
हद पार कर दी, तो इसको कहते हैं ये अपराध नहीं है, ये जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है, और इस अपराध में फांसी ही होगी। क्लियर? यहां पर हमने अंधा कानून फिल्म की एक स्टोरी शुरू की थी। इनफैक्ट अंधा कानून में होता क्या है कि जो उसके हमारे सदी नायक या महानायक अमिताभ बच्चन एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, और फॉरेस्ट ऑफिसर को जो है एक किसी नेता के मर्डर के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, और वो बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कोर्ट में कि माय लॉर्ड, हमने किसी का कोई मर्डर नहीं किया गया है, ये मेरे अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी है जो मुझ पर थोपी जा रही है। क्लियर? अब उनको जो है कोर्ट 20 साल की सजा सुना देती है, क्योंकि सारे एविडेंस उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। सबूत जब अगेंस्ट चले जाते हैं तो उनके विरुद्ध सजा सुना दी जाती है। ठीक है, तो 20 साल की उनको सजा सुना दी जाती है। अब भाई साहब ये 20 साल जेल में काट करके आते हैं, और जब ये जेल से बाहर आते हैं तो इनकी पत्नी भी आत्महत्या करके मर चुकी होती है, और इनकी एक छोटी सी बेटी होती है, वो भी जो है इनकी पत्नी ने स्वयं ही उसका गला दबा करके मार दिया, और उसको भी पहले बेटी को मार दिया, फिर खुद आत्महत्या करके मर गई, और दोनों को दफना दिया जाता है। क्लियर? लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या में इन्होंने 20 साल की सजा काटी थी, वो व्यक्ति इनफैक्ट जिंदा था, वो व्यक्ति जिंदा था, और जिंदा होने के नाते जब वो व्यक्ति इनकी आंखों के सामने आया, अमिताभ बच्चन की, जब भी वो व्यक्ति सामने आया तो उस व्यक्ति को दौड़ा करके वो भागते भागते कोर्ट के अंदर घुस जाता है। लेकिन ये जो है एक्टर सदी महानायक उसी कोर्ट के अंदर उसकी हत्या कर देता है, और इसी आर्टिकल 21 में ये कहता है, ये पूछता है, जब जज ये पूछता है कि भाई ये बताइए कि गिरफ्तार कर लीजिए इस व्यक्ति को, इसने कोर्ट की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा है, और कोर्ट में आकर के एक जज के सामने, एक वकील के सामने, बहुत सारे वकील होते हैं न्यायालय के अंदर, इसने हत्या की है और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो वो कहता है कि रुक जाइए माय लॉर्ड, आप मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है कि आप एक ही अपराध की बार बार सजा नहीं दे सकते हैं, और इसकी हत्या करने के अपराध की सजा मैं भुगत चुका हूं। वो बात और है कि मैंने हत्या आज की है। जो व्यक्ति 20 साल पहले उसकी हत्या के अपराध की सजा भुगत रहा था, और जज भी वही था, तो उसने उसी जज से सवाल किया कि अगर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को चूंकि इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए अधिकार नहीं था क्योंकि इसी की हत्या करने के अपराध में मैंने 20 साल की जेल काटी है, और तुम मुझे अगर सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो, बेशक दे दो, लेकिन पहले मेरी पत्नी और मेरी बेटी का जीवन वापस लौटा। कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं होता है। कोर्ट ऐसे केसेस में सिर्फ लास्ट में एक ही बात बोलता है कि कोर्ट से ये बड़ी भूल, कोर्ट से ये बड़ी भूल हुई है, कोर्ट इसके लिए शर्मिंदा है और सामने वाले की भावनाओं की कद्र करता है, लेकिन चूंकि अपराध हुआ है कोर्ट के अंदर, इसलिए कोर्ट जवाब नहीं देता है, उसे सजा सुना देता है। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था इस आज के टॉपिक के माध्यम से कि आखिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि एक ही अपराध की एक ही सजा हो सकती है, तो दूसरी बार उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को सजा क्यों सुनाई गई? नो डाउट उस फिल्म में
सजा काटते हुए उसे नहीं दिखाया गया, लेकिन जब वो अपनी स्टोरी बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे सजा सुना दी और मैं अगेन जेल में चला गया। क्लियर? तो दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता है। एक ही अपराध की बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। एक अपराध की सजा केवल एक बार ही दी जा सकती है। तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ में आया होगा कि ये प्रोस्पेक्टिव हम जो है जो प्रैक्टिस करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट आल्सो all the developed countries constitution followed the prospective law। जितने भी दुनिया के देश हैं वो सब प्रोस्पेक्टिव लॉज को फॉलोज करते हैं, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को फॉलो करते हैं। और जियोपॉर्डी का मतलब हमने क्या बताया कि डबल मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं है कि एक ही अपराध की बार बार आपको सजा दी जा सके। इज दैट क्लियर? आज मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल 20 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।